नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ as I have said you that you can see the question in mains, write short note on the topic res judicata between co-defendants. Then you will have to elaborate a little bit. When can you apply the res judicata between co-defendants? तो there are following conditions. 4 conditions हैं, 4 शर्तें हैं, 4 conditions which must be satisfied for the application of res judicata between को डिफेंडेंट्स। नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? बढ़े आगे ना। देखिए कौन कौन सी कंडीशंस है। नंबर 1, देयर मस्ट बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन को डिफेंडेंट्स। को डिफेंडेंट्स समझ रहे हैं ना? को डिफेंडेंट्स मीन्स द पर्संस हु आर डिफेंडेंट्स इन द सेम सूट। इन आर केस, इन आर इलस्ट्रेशन, दिस इज A sues B, C and D. B, C and D. These 3 persons are defendant in the same suit. Therefore, we say them what? These are co-defendants. Got it? Co-defendants. Now come to this. This is the first requirement. First condition is what? There must be a conflict of interest between co-defendants. B, C and D. They must be alleging against each other. Their interest must conflict against each other. समझ में आ रही बात? This is the first condition for the application of res judicata. Second, it must be necessary to decide that conflict in order to give relief to the plaintiff. Who has come to seeking relief? Plaintiff. Plaintiff आया है ना? प्लेंटिफ ने कोर्ट से प्रेयर की है कि उसको ये रिलीफ दिलाया जाए। अब जब रिलीफ लेने के लिए आया, केस आगे बढ़ा, तो कोर्ट को ऐसा लगा कि भाई ये जो डिफेंडेंट्स हैं, पहले इनके बीच में झगड़ा सुलझाना बहुत ज़रूरी है। इनका झगड़ा सुलझेगा तब इसको मिलेगा। आप समझ रहे हैं बात को? फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानिए, आई हैव बॉट ए प्रॉपर्टी फ्रॉम द फादर X who had 3 sons. 3 बेटे हैं, उनके जो पिताजी थे उनसे मैंने मकान खरीदा था। Got it? I am the plaintiff now. But now father died. I have given earnest money. मैंने बयाना दे रखा था, I have paid earnest money, but that father with whom I entered into a contract, he died. Now these 3 sons are having adverse claims on that property.
अब ये तीनों जो भाई हैं उस मकान पर अपना अपना कब्जा, अपना अपना उस पर अधिकार जता रहे हैं. नाउ दैट प्रॉपर्टी बिकम्स डिस्प्यूटेड बिटवीन दी अमंग्स दीज थ्री ब्रदर्स. गॉट इट और नॉट? अब मेरा भी इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है इसमें, तो नेचुरली आई विल ब्रिंग ए सूट इन दी कोर्ट एंड आई विल मेक ऑल दी थ्री पर्सन्स, थ्री ब्रदर्स डिफेंडेंट्स. तो दी थ्री ब्रदर्स बी सी डी, these three brothers will be called defendants. Now in order to give me relief, what can be my relief? Return my earnest money or execute the contract and hand over the possession to me. I am ready to give the remaining money. Now in order to give relief to me, court finds it necessary that first of all the controversy between these three brothers must be set at rest. That controversy should come to an end so that plaintiff can be given a clean title in that. Got it or not? To give me relief in this case, it became necessary to settle the rival claims of the defendant in this case. हाँ ना? For that purpose, we can say it must be necessary to decide that conflict in order to give relief to the plaintiff. You got it or not? So there is a conflict of interest between co-defendants and it must be necessary to decide that conflict in order to give relief to the plaintiff. है ना? समझ में आई? Now third, the question between co-defendants must have been finally decided. Court decided the rival claims of these three brothers. Got it or not? The co-defendants were necessary or proper parties in the former suit. These were the necessary parties or proper parties. Now if these four conditions are satisfied and these brothers, out of these three brothers, if one of them brings a suit against remaining two, then remaining two can say that this is the case of application of res judicata because this controversy has already been decided in the former suit, although that suit was brought by A. Got it or not? So don't come into fallacy कि there will be always res judicata between plaintiff and defendant. In some circumstances, if these conditions are satisfied, even if in that case there may be res judicata between co-defendants. I hope अब आपको समझ में आ गया होगा. I have explained कि भाई केस में भी समझ में आ गया, illustration भी समझ में आ गया होगा आपको. आपको क्या करना है? These four conditions must be on tips for you now. First, conflict of interest between co-defendants and that is necessary to decide to give relief to the plaintiff, and this conflict has been decided finally and co-defendants were either necessary or proper parties in that case. They must be parties in that case. हाँ है ना? कर लेंगे? क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, ये देख लीजिए. Which of the following conditions are to be satisfied to attract res judicata between co-defendants? This is the question based on what? These four conditions. So you must remember the all condition first, second, third and fourth, and answer in this case is D, first, second, third and fourth. All conditions should be remembered by you, and if you remember then you will be asked short note. उस केस में आप लोग क्या करेंगे कि बस इन सभी कंडीशन को लिख करके एक एक कंडीशन को ढंग से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा अपने शब्दों में, तो हो गया आपका शॉर्ट नोट तैयार. और इसी के साथ आपको याद कर लेना चाहिए एक नाम, कटिंगम वर्सेस अर्ल ऑफ श्रूसबरी. The test for res judicata between co-defendants has been led in the case of this Cottingham. Cottingham का केस को याद कर लीजिए, एंड इस केस पर बाय नेम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम से, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द रेस जुडिकेटा बिटवीन co-defendants. This is the case. एक केस और है, महबूब साहब वर्सेस सैयद इस्माइल. इन दिस केस
इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट एडेड ए वर्ड ऑफ कॉजन, कुछ चौकन्ना रहने के लिए कहा कोर्ट ने कि नहीं, यू मस्ट बी कॉशियस इन सच केसेस while applying the principle of res judicata between co-defendants, the court must be very cautious in this case। बस इतना याद कर लीजिए। दिस केस इज सेकंड केस महबूब शाह वर्सेस सैयद इस्माइल। डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है आपको इसमें कि क्या कहना था इनका, मैं पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए। द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा मस्ट हाउएवर बी अप्लाइड टू को डिफेंडेंट्स विद ग्रेट केयर एंड कॉजन। द रीजन इज दैट fraud is an extrinsic collateral act which vitiates the most solemn proceedings of the courts of justice, meaning thereby, बहुत आसान शब्दों में समझिए, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि while applying res judicata between co-defendants, the court must be very cautious, okay, because there may be some kind of fraud element to bring this, तो court must be at guard, चौकन्ना होकर काम करना चाहिए जब ये करना हो। कहीं ऐसा ना हो कोर्ट के साथ कोई फ्रॉड हो रहा हो, को डिफेंडेंट्स के बीच में प्लेंटिफ और कुछ डिफेंडेंट आपस में ऐसे सांठगांठ हो रही हो उनकी कि मेन मुद्दा कुछ और था, लेकिन यहाँ इस ट्रैप किया जा रहा हो कि इस कंट्रोवर्सी को इस तरीके से सेटल किया जाए। आर यू गेटिंग और नॉट? तो कोर्ट मस्ट बी कॉशियस, बस इतना ध्यान रखना। कौन से केस में कहीं बात है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। महबूब शाह केस है ये। पहला केस कौन था? कोटिंगम, नाम से आएगा केस आपके में, कर लेंगे आप लोग अभी। नाउ सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ को प्लेंटिव्स। रेस जुडिकेटा बिटवीन को प्लेंटिव्स। इन दिस केस यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ इफ्तिकार अहमद। इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली। इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली केस। अगेन वही conflict of interest between plaintiffs, necessary to resolve the same by the court to give leave to a defendant and matter is in fact decided। same level line है, वही conditions जो को डिफेंडेंट्स के उसमें थी, वही कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होंगी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस प्रोफोर्मा डिफेंडेंट। प्रोफोर्मा डिफेंडेंट, whether res judicata applies upon pro forma defendant or not, this is the question for prelims। आपके जेएलओ के एग्जाम में हो या कोई से भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट का मीनिंग कितने लोग समझते हैं, बताइए प्लीज, रेज हैंड। 1 2, बाकी लोग नहीं समझते हैं। ओके, प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट, ए डिफेंडेंट टू अ सूट अगेंस्ट whom no relief is claimed। He is the person who is made defendant but against whom no relief is claimed is called a pro forma defendant। अब ये कैसे हो सकता है, इसको मैं समझाता हूँ भी आपको, आसान शब्दों में समझाता हूँ। इलस्ट्रेशन यहाँ पर भी दिए, वो भी समझाऊंगा, मैं अपना भी समझाता हूँ आपको। देखिए, दादाजी ने एक वसीयत की पोते के नाम पर, ठीक है। ग्रैंडफादर गिफ्टेड in favor of grandson, leaving his own sons। दादाजी ने अपने पुत्रों को छोड़ दिया, उनमें कोई प्रॉपर्टी नहीं दी और डायरेक्टली एक जनरेशन का गैप दे करके अपने पोते के नाम पर एक बड़ा सा आलीशान बंगला गिफ्ट कर दिया। गॉट इट और नॉट? तो किन को परेशानी होगी? जो पोते के ताऊ चचा हैं उन सबको परेशानी होगी, क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग कि वी विल गेट द प्रॉपर्टी, दे वर अपेरेंट हेयर। समझ में आई बात? वी रीड दिस कॉन्सेप्ट इन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। दे वर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल गेट द प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ आवर फादर, बट मीन वाइल द फादर गिफ्टेड द मनी, सॉरी गिफ्टेड दैट हाउस टू हिज ग्रैंडसन, नॉट टू हिज ओन सन। तो नेचुरली देयर विल बी कॉन्ट्रोवर्सी ऑन दिस। तो ताऊ चचा हुए, यानी कि जो बच्चा है, जो पोता है, जिसको प्रॉपर्टी मिली है, उसके जो ताऊ चचा हुए, जो डोनर के बेटे हुए, दे चैलेंज दैट गिफ्ट कि दिस इज ए फोर्स्ड वन। समझ में आ गई बात? एंड नाउ दे डिनाइड टू हैंड ओवर द पोजेशन टू द ग्रैंडसन। पोते से कहा कि भाई घर की तरफ देख ही मत लेना, पोजेशन तुझे मिलेगा नहीं है, क्योंकि तुमने फोर्जरी करके गिफ्ट बनाई है। हमारे पिताजी हमें बेदखल कर ही नहीं सकते, हमने सेवा की है उनकी, हमें क्यों नहीं मिल देंगी प्रॉपर्टी, आपको क्यों देंगे प्रॉपर्टी वो?
समझ में आ गई बात? नाउ इन दिस केस ग्रैंडसन बिकम्स प्लेंटिफ एंड ही ब्रिंग्स ए सूट अगेंस्ट हिज अंकल्स। समझ में आ गई बात? नाउ what is his prayer? That my grandfather has gifted me this house which is in the possession of my uncles, and they may be ordered to hand over the possession of the same on the basis of this gift deed, and the gift deed, registered gift deed is attached herewith along with the plaint। हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? प्लेंटिफ को अगर किसी डॉक्यूमेंट पे बेस करता है वो, तो डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं साथ में। वो गॉट इट और नॉट? कहानी समझ आई यहाँ तक? नाउ हु आर द डिफेंडेंट्स हियर? द पर्सन्स हु आर इन द पोजेशन ऑफ द हाउस, यानी कि उसके अंकल्स। हिज अंकल्स आर डिफेंडेंट्स हियर, बट ही ऑल्सो ज्वाइंड हिज ग्रैंड फादर, दैट इज द डोनर ऑफ द प्रॉपर्टी, हु गिफ्टेड हिम एज प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट। तो इन दिस केस grandfather has been added as the pro forma defendant. No relief is claimed against the grandfather. No relief is claimed. He is present there only for the as a proper party, so that suit may be dissolved in a proper way. Whenever there is a controversy, at least grandfather can say that this gift was given by me. If there is any controversy, if there is any question arises, then his presence will ensure the proper decision of that case. So although grandfather is the defendant, that is why we are saying him defendant, but as no relief is claimed against him, we say him pro forma. So pro forma defendant is the defendant against whom no relief is claimed. Please raise hand अगर ये बात समझ में आ गई हो तो। So a person may be added as a pro forma defendant in a suit merely because his presence is necessary for complete and final decision of the questions involved in this suit। जो मैंने आपको समझाया कि why he is necessary, why he is added। When you are not claiming anything against him, you are not claiming any relief against him, तो why you are adding him? Because it is his presence is necessary for complete and final decision। दादाजी को इसलिए कष्ट दिया गया कि दादाजी उस केस में रहेंगे, तो जो उनके पुत्र कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो गिफ्ट की है वो फोर्ज करके दी है, तो खुद आके कह देंगे जी मैंने गिफ्ट अपनी मर्जी से की है। समझे? तो उनकी प्रेजेंस इस सूट में क्यों है? फॉर कंप्लीट एंड फाइनल डिसीजन। लाइकवाइज if you are claiming any damages, any kind of compensation from a public servant against his act done by him while performing his duties as public officer। समझ में आया? Now you are the plaintiff and you are claiming relief against a public servant, but in such cases you have to add the government as a pro forma defendant, because his presence, the presence of the government ensures that complete and final decision about that। At least government must be aware what is going on against in the suit against the public officer। समझ में आई बात आपको? कर लेंगे आप लोग ये। तो दिस इज pro forma defendant। ऑर्डर 1 रूल 10(2) याद रखिएगा। कोर्ट हैज पावर टू ऐड और स्ट्रक आउट any necessary party or proper party like this। So this is pro forma defendant। In such a case, since no relief is sought against him, a finding does not operate as res judicata in subsequent suit against him। तो in short, no res judicata against pro forma defendant। सही है? कर लेंगे। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, ना विधि जुडिशियल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग। एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है? ओके,
Bye bye and see you in the next video. Thank you.